की लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की। चरण बिना मोहे कछु न भावे, चरण बिना मोहे कछु न भावे। जग माया सब सपनों की, जग माया सब सपनों की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की। सागर सब सुखी गयो है, भव सागर सब सुखी गयो है। भव सागर सब सुखी गयो है, फिकर नहीं मोहे दर्द की, फिकर नहीं मोहे दर्द की मोहे लागी लगन गुरु चरण की, लागी लगन गुरु चरण की। भव सागर सब सुखी गयो है, भव सागर सब सुखी गयो है, फिकर नहीं मोहे दर्द की, मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की। मीरा कहे प्रभु गिरिधर
आसही मोहे चरण की मोहे लागी लगन गुरु चरण की लागी लगन गुरु चरण की गुरु चरण की गुरु चरण की मीरा कहे प्रभु हाँ जी, सभी को नमस्कार। कैसा रहा कल का दिन? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया हुआ, इसका पता कैसे चले? नहीं, पैरामीटर तो है। तो एक काम करते हैं, आप में से 2-3 लोग स्वेच्छा से सामने आ जाएं और एक बार कल को बहुत प्रिसाइजली रिकैप करें, या आपको क्या मिला, अपने को क्या मिला, उसकी उपलब्धि को हम बोल सकते हैं। तब तक बाकी लोग अपना ध्यान में ले आएँ, अपना मनन कर लें कि कल दिन भर में क्या उपलब्धि हुई। जिंदा रहने और जीने को लेके पहले हम क्या सोचते थे। देखिए, कल जितनी हमने चर्चा की है, 8 दिन में हम क्या करेंगे उसको एक बार क्लैरिफाई करने की ज़रूरत की है, उसको स्थापित करने की कोशिश की है कि 8 दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो यदि हमारा डायग्नोसिस ठीक हो जाता है तो फिर आगे का काम बेहतर हो सकता है, इसकी संभावना है। तो कल के दिन में हमने रोग को डायग्नोस किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हम सब की मेहनत में कमी नहीं है, हम सब की प्रतिभा में भी कमी नहीं है। तो मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन यदि लक्ष्य की क्लैरिटी नहीं है, यदि अपनी ज़िंदगी की जर्नी की ज़िंदगी के जहाँ पहुँचना है उसी के बारे कोई क्लैरिटी यदि बहुत ठीक नहीं है या उसमें कमी है, तो बहुत नेचुरल है कि हम कितना भी एफर्ट करेंगे वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। तो कल हमने ज़िंदगी का एड्रेस देखने की कोशिश की है। जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इस पे हमारी कुछ क्लैरिटी बनी है कल। काफ़ी अब मुझको काफ़ी संतोष रहा। आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतने बड़े समूह में होने के बावजूद भी आपके क्वेश्चंस भी पर्याप्त मात्रा में आते रहे और हमारी स्पीड भी बनी रही। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन की वजह से हमारी स्पीड कम हो पाई। तो कल के दिन में जितना हमारा एक नॉर्मल एस्टिमेशन रहता है कि इतनी बात हो जाए, तो कल उतनी बात भी पूरी हो पाए। तो मैं आप लोगों में से अपेक्षा करूँगा, पहले नए लोगों को अवसर दिया जाए या पुराने लोगों को दिया जाए? नए लोग को दिया जाए। तो नए लोगों में से जो आना चाहते हैं आगे, हाँ जी आइए, माइक ले लीजिए, वहीं ले लीजिए। अब तो सबके सब कोई सबके सामने है ही है। हेलो, बात शुरू हुई थी कि ये जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो एक प्रस्ताव है और उसको मानना नहीं है।
जानना है। जानने के लिए एक काम करते हैं, बहुत क्लियरली आपकी उपलब्धि क्या हुई उसको शेयर कर दीजिए। मेरी उपलब्धि में मैं इतना बोलूँगा कि ये बात तो मैं आपके लेक्चर पहले भी सुने हैं, तो जिंदा रहना और जीने के बीच में जो डिस्टिंक्शन था वो थोड़ा सा और क्लियर हुआ। संवेदनहीनता, संवेदनशीलता, मतलब जिंदा रहने में ये जो दो लेवल थे, ये लेवल की क्लैरिटी नहीं थी, ये मुझे कल मिला। जीना में अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है जो मुझे लगता है कि समय के साथ क्लियर होगा। करेंगे आगे में। थैंक यू। खूब धन्यवाद। हाँ जी, और तब तक बाकी लोग अपना एक बार देखते रहें। हाँ जी, पीछे पीछे एक शेयरिंग है। सबके पास मास्क है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाँ जी, सबसे पहले मैं हमारे चारों वीनू भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। देना बनता है। बहुत सुंदर आयोजन किया है और भोजन भी बहुत अच्छा था। कल का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आज का ब्रेकफास्ट, कुल मिला के 4 टाइम हमने खाया है और इट वाज वेरी गुड। तो भोजनशाला के लिए भी तालियां बजाई जाए। कल की उपलब्धि के बारे में बात करें तो मैं त्यागी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छा डंडा उन्होंने हाथ में पकड़ा है और हम सबको बराबर आड़े हाथों से लिया है। अभी तक था कि जी रहे हैं, मतलब मैं जी रहा हूँ, तो अभी मैं ये कहूँगा कि मैं जिंदा हूँ। जीना शुरू करेंगे, ये 8 दिन में नक्की है, तय है। बहुत बढ़िया। और मैं कहूँगा कि ये जो पहले ही सेंटेंस में आप लोगों ने हमको मतलब हथियार के बिना कर दिया कि मैं ये प्रस्ताव ही रख रहा हूँ और ना ही मैं कुछ आपको छोड़ने के लिए कहूँगा, ना ही पकड़ने के लिए कहूँगा, ना कुछ सिखाया जाएगा, ना कोई उपदेश दिया जाएगा, ना कोई आदेश दिया जाएगा। तो पहले तो हम लोग निहत्थे हो गए कि हमको मतलब यहाँ हम कोई अलग जगह पे आ गए हैं। निहत्थे करने के बाद उन्होंने हमको पीटा, मतलब बराबर के ये जो 5 इंद्रियों का चक्कर है और 4 नियमों का चक्कर है, हम जिसको जिंदगी जीना समझ रहे थे, तो एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई कि जिंदा रहना और जीना इज टोटली डिफरेंट। शानदार। आगे 7 दिन की यात्रा है, बहुत सारे क्लैरिटी आएगी और उम्मीद रखता हूँ कि सबको बहुत मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? हाँ जी, आगे एक माइक दीजिए। सभी को सुप्रभातम। सीखने की प्रक्रिया निरंतर है, तो बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि युवा वर्ग और छोटे छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक यहाँ सब शामिल है। अलग टाइप की क्लास हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वही की मर्यादा है, तो सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा। और जब यहाँ आए थे तो हमें ये लगता था कि हम कहीं ना कहीं परिपूर्ण हैं, बट कल के एक दिन में लगा कि हम तो खाली है, कुछ है ही नहीं, बहुत कुछ बाकी है। और अपनी पर्सनल फीलिंग कहूँ तो कई सारी ऐसे खालीपन है लाइफ में,
जो भरना है। और जैसे कहा आपने कि जीने में स्वयं का निरीक्षण परीक्षण करना है, स्वयं के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है, जो भाव और विचार का लेवल है वो हाई क्वालिटी का करना है, तो तभी शिकायत से मुक्त हो पाएंगे, अभाव से मुक्त हो पाएंगे। तो अपने आप को इतना संपन्न बनाना है भाव और विचार से कि जो जिंदा रहने के जो वो है कि रूप धन पद बल वो हो ना हो, मर्यादा में मिले, फिर भी हम जीना ना छोड़ें। तो बस यही है कि अगले 7 दिन तक मेरे जो प्रश्न हैं अंदर, वो चाहे मैं पूरे क्लियरिटी के साथ ना कह पाऊँ, बट उसके जवाब तो मैंने योगिता से सुबह ही कहा कि मैं उसके जवाब, कुछ ना कुछ सवाल के जवाब तो यहाँ से लेके ही जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। देखिए, ये आश्वासन है कि जितने लेके आए हैं वो निपट जाएंगे। हाँ, कुछ नए खड़े हो जाएंगे जिनके प्रति आशा हो जाएगी कि आगे नहीं बढ़ जाएगा। मैं एक ही सेंटेंस कहना चाहती हूँ। इधर आने से पहले जो भी चीजें थी जिसको हम ऐसा समझते थे कि ये चीज ऐसा हमें फील करवा रहे कि हम जिंदगी जी रहे, वो सारी चीजें आपने जिंदा रहने में डाल दी, कुछ भी नहीं बचा। मैंने डाल दी कि है ही है। मेरे डालने से कैसे हो जाएगा? मैं कैसे डाल सकता हूँ? सर या माय नेम इज़ रविराज, प्रॉपरली पालिताना से हूँ और बिजनेसमैन हूँ। कल मुझे ये पता चला कि मैं यही सोचता था कि पैसे कमाना, खुश रहना, घूमना, यही जीना है, पर कल से पता चला कि वो तो सिर्फ हम जिंदा है, अपनी जिंदगी पसार कर रहे, काट रहे हैं। आगे जीना बोलते भी हैं क्या, कैसा चल रहा है? बोले कट रही। कट रही है। अब आगे पता चलेगा जीना कैसे है। थैंक यू। हेलो सर, मैंने ये 1-2 बार तो सुना है, मतलब फैमिली के साथ थोड़ा यूट्यूब पे और वो सब देखा है, तो थोड़ी क्लैरिटी तो पहले से ही थी, लेकिन यहाँ मतलब वहाँ फोकस ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि यूट्यूब का वीडियो है और थोड़ा बोरिंग भी लग जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ हम बैठे हैं, लाइव है, तो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो रहा है और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इसीलिए सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। अब जीना क्या है और मतलब कैसे है और उसके क्वेश्चंस जो है वो क्लियरली आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो हम जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो जिंदा रहने के धरातल पर पूछते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो समझ ही नहीं पाते अच्छी तरह से। इसीलिए देखेंगे क्या होता है आगे। जीना होगा तो जी लेंगे, वरना जीता तो है ही। हेलो, हाँ सर, इधर। हाँ सर, मैं जब सूरत से यहाँ आने को निकला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैंने ये जीवन विद्या करके एक शिविर है। तो पूछा ये गया कि वहाँ होगा क्या, करेंगे क्या आप, तो मैं सबको यही बताता था कि मैं कॉलेज में और स्कूल में पाया हूँ, शायद वही सीखने जा रहा हूँ। और यही है कि ये आज तक तो नहीं सीखा था और अभी से मैं सीख रहा हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल। कल एक नई चीज़ ये सीखने मिली कि संज्ञानशीलता, संवेदनहीनता और संवेदनशीलता तो पता था, बट ये संज्ञानशीलता क्या है वो काफ़ी उसको में क्लैरिटी भी हुई, क्योंकि अभयमुक्त भावपूर्वक जीना है तो संज्ञानशीलता के हिसाब से नॉर्मली भय तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है। अब आगे 7 दिन में पता चलेगा कि कैसे ये अभयमुक्त जी सकते हैं, क्योंकि बिना भयपूर्वक जीना वही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कल ये काफ़ी क्लैरिटी हुई उसमें। नमस्कार सर, यहाँ पे सर। वैसे तो कल मुझे बहुत मज़ा आया
लेकिन मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी शुरुआत में सर आपने बताई कि हमारे पास ज्ञान तो है ही, और जो नया दर्शन आ रहा है वो क्या करते हैं हम कि हम वो ज्ञान के साथ उसको कंपेयर करते हैं, और कंपेयर के बाद क्या करते हैं, अगर हमारे ज्ञान में जो सही है और वो भी सही है तो ठीक लगता है, वरना ऐसा लगता है कि ठीक इसमें कुछ ऐसे बात है। इसलिए सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे अंदर जो खुलापन आएगा, ओपननेस आएगी कोई भी दर्शन को, कोई भी ज्ञान को अंदर लेने की और भी चेक करने की कि ये सही है या हमारा ज्ञान सही है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सर। थैंक यू। हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार हेलो 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 नमस्कार नमस्कार हेलो हेलो ठीक है थैंक यू। हेलो नमस्ते प्रधान। एक्चुअली हम अभी तक जो जी रहे थे इंद्रियों से सुख पाके और ये चारों विषयों के साथ, तो हम इसको जीना ही बोल रहे थे अभी तक तो, पर अभी यहाँ आके ये क्लियर हुआ कि जिंदा रहना अलग है और ये जीना भी अलग है। और ये नए नए सब सब्जेक्ट है, संज्ञानशीलता और ये वाला भाव शून्य, शिकायत मुक्त, उसकी तरफ जाना है। और एक्साइटमेंट भी है कि ये 7 दिन में अब क्या होगा, कैसे ये सब हम पा सकते हैं। जाना तो से है ही, सभी को जाना ही है, पर मुझे लगता है कि हमारे विचार जो है उसको हम पकड़ नहीं सकते। वो कह भी जा सकते, हमें तो हमें पॉजिटिव ही सोचना है, पर क्या है कि वो सोच आती नहीं है, पकड़ के तो ला नहीं सकते उसको। तो ये अभी देखते हैं कैसे आती है। थैंक यू। बढ़िया थैंक यू। हाँ जी और कुछ? हाँ जी इधर एक माइक पीछे। नमस्कार सोम भैया। कल जो मेरा टेक अवे रहा, संवेदनशीलता संज्ञानशीलता की समझ बढ़ी। ऐसा लगा सब में विश्वास की निरंतरता से किया गया एक विचार कार्य संज्ञानशीलता में आएगा। संवेदनशीलता अच्छी है परंतु वह मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हेलो सर जी क्या आप सबको नमस्ते। काफ़ी टाइम से हम भी शिविर करते हैं, 2 बार की है, और ऐसा लगता है इस शिविर में आके कि सारे लोग ने गलती की है क्या, मतलब सबने यही काम किया है, मतलब धन सुख रूप धन पद बल इस पर ही काम किया है, कोई भी गया नहीं है संज्ञानशीलता पर। क्या कहाँ पर गलती हुई है, मतलब हार्डवेयर वाला काम हो गया है मतलब, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला काम बाकी है, तो गलती कहाँ पर हुई है, मतलब ऐसा सबको ऐसा लगता है कि कोई भी पकड़ नहीं पाया इसको कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर में क्या सॉफ्टवेयर हमारे डालना है, मतलब तो इस गलती को हमको पहचानना है, मतलब। जी बढ़िया थैंक यू। और कुछ? चलिए तो अब एक काम करते हैं, सभी लोग अपने अपने मास्क पहन लें। बोले अच्छा बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक जब तक यहाँ आए थे तब तक ये नहीं पता था जिंदा रहना और जीने में क्या फ़र्क है, और ये 2 चीज़ होती भी है। तो कल एक नया विज़न मिला देखने का कि जिंदा रहना कुछ अलग है और जीना कुछ अलग चीज़ है। तो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी कि जीना जो है मतलब जिंदा रहना एक ज़रूरत है और जीना जो है वो ज़िंदगी है। तो अगर हमें ज़िंदगी के लिए ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे पकड़ में आई। जरूरत के लिए ज़िंदगी नहीं है, और ज़िंदगी कैसी चाहिए ये अगर हमें पता हो तो हम ज़रूरत बिल्कुल पता कर सकते हैं। बहुत बढ़िया और शानदार। ज़िंदगी कैसी है ये हमें नहीं पता है कैसी चाहिए, तो हम ज़रूरत को ही ज़िंदगी मानकर चलेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं। कहाँ से आइए? रायपुर
अच्छा तुम दूसरे अंकिता अंकिता अचलपुर। हाँ 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 बढ़ गया। छा गए अचल कहाँ हो? आ रहे हैं वो। अच्छा आ रहे, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गुड। ये थे 3 दिन का केवल इसलिए था कि एक एक्सपोजर लोगों को मिल जाए कि किस तरह की बात की जा रही है और जो कुछ हैप्पीनेस करिकुलम के नाम पे बाद में आया उसका एक बेसिस बन जाए। अब दिल्ली में मेट्रो चलती है तो अधिकांश टीचर्स का बड़ा वर्ग है जो ट्रेन से आना जाना करता है। तो दिल्ली में कुछ दिन बाद ये महीने भर की वर्कशॉप होने के दौरान ही एक जोक शुरू हो गया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो पहले मिलते रहते दूसरे को हाय हेलो करते थे, अभी मिलते रहते पूछते थे जी रहे कि जिंदा हो। तो हमारे रोजमर्रा के जो सामान्य एक्सप्रेशन हैं उनमें भी जिंदगी झांकने लगे। तो उससे काफ़ी सकारात्मक वातावरण बना। दिल्ली जैसे मंच पे बहुत इस तरह की एक्टिविटीज़ को ला पाना और उसको सफल कर पाना बहुत आसान नहीं था। कंटेंट इतना पावरफुल था कि जैसे कल के एक दिन में कम से कम हम इस जगह में पहुंच पाए कि हाँ हम सब अपनी अपनी जगह अचीवमेंट्स के साथ हैं, ज़िंदगी की सफलताओं के साथ हैं। इसके बावजूद भी कितना बड़ा ज़िंदगी का पार्ट है या ज़िंदगी मुख्य रूप से छूटा ही हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि समाज में 99.9% लोग आप ऐसे ही मिलेंगे। और मेरी बात आप मानिए नहीं, बोर्ड पे लिखाई है कि मानना नहीं है। हम स्वयं में जांचें, अपने आसपास सर्वे करके देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिक्षित है कि अशिक्षित है, अमेरिकन है कि इंडियन है, किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति से है, बहुत फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत प्रतिशत कहीं कम ज़्यादा होगा, संभावना कम है, लेकिन ये बात टोटली मिसिंग है कि जिंदा रहने और जीने को हम बहुत डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप पाएंगे कि सारे प्रयासों के बावजूद जिस चीज़ की हमको तलाश है कहीं ना कहीं वो तो एट द एंड ऑफ द डे खाली है या कम है, उसकी कमी को महसूस करते हैं। और उसको पूरा करना मुश्किल काम नहीं है। इसको हम अगले 7 दिनों में देखेंगे। मैंने मास्क आप सबसे लगाने के लिए कहा है, तो वो इसलिए कहा है कि आप लोग आपस में अब एक शेयरिंग करें, है ना। कराई जाए कि नहीं कराई जाए वो भी हम आयोजक मिलकर तय कर सकते हैं कि करना उचित है कि नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग आपस में बात करते ही हैं। थोड़ी सावधानी के साथ आप आपस में सभी लोग 1 to 1 शेयरिंग करें और अपनी उपलब्धि को अपने बाजू वाले से शेयर करें, है ना, ताकि ये कुछ ही लोगों को हम सुन सकें। ये एक बात है कि कुछ लोगों को सबने सुन लिया, लेकिन हम सबको व्यक्त होने का मौका मिले। व्यक्त होने का मौका मिलने से हमारे भीतर के जो निष्कर्ष हैं जब एक बार बाहर शेयर हो जाते हैं तो हमारे लिए एक कन्फर्मेशन आती है। तो मुझको लगता है कि हर बार इस प्रोसेस से हम गुजरेंगे। जो भी हमारे निष्कर्ष होंगे उनको अपने बाजू में शेयर करेंगे और ए बी से करे, बी ए से करे, दोनों ही करें। इस तरह से सभी को शेयर करने का अवसर मिले और 2 मिनट में ये काम पूरा हो जाएगा। स्टार्ट। जैसे मेरी कल शाम को बात हुई थी सोम जी कि मैंने तो वैसे हिंदी 9वीं क्लास के बाद छोड़ दिया है, तो मेरी थोड़ी पकड़ गुजराती पे है या इंग्लिश पे, तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ गुजराती में बोलने की। हाँ, sure. तो काले आपने जे संज्ञानशीलताની વાત કરી, તો સંજ્ઞાનશીલતા ને મેં થોડી કોશિશ કરી કે હું ગૂગલ ઉપર સર્ચ કરું એને एक्चुअली એવો વર્ડ છે અને એને શું કહી શકાય ઇંગ્લિશમાં। તો મને જે વર્ડ મળ્યો છે એનું નામ છે કોગ્નિઝન્સ। હવે સાચો છે કે ખોટો છે મને નથી ખબર, પણ કોગ્નિઝન્સ એ एक्चुअली કોગ્નિઝન્ટ થી આવેલો છે। તો મને એવું લાગ્યું કે કોગ્નિઝન્સ ઇઝ મોર ઓફ અ અવેરનેસ। આપણે એવું ક્રિએટ કરવાનું ટ્રાય કરી રહ્યા છીએ कि आर वी ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस। एक्चुअली देखिए जितने भी शब्द आप बोलेंगे हमारे पास जितना भी कुछ उपलब्ध वर्ड्स और मीनिंग है वो अधिकांश अभी जैसा हम जी रहे हैं उसमें जिंदा रहने पे ही प्लेस हो जाता है। जैसे अवेयरनेस शब्द को अपन बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं, फिर अवेयरनेस को हम स्पिरिचुअली भी यूज करते हैं, मेंटल अवेयरनेस और माइंडफुलनेस। ये मेंटल अवेयरनेस, माइंडफुलनेस ये जिंदा रहने तक ही जाता है। देखिए जिंदा रहने को हल्का मत लीजिए। जिंदा रहने की जब बात कर रहे हैं तो उसमें रिसर्च हो रही है, सारा रिसर्च, सारा साइंटिफिक एरिया, सारा मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, है ना। अधिकांश चीजें जिनको हम अभी रोजमर्रा की जिंदगी में अचीवमेंट्स बोल रहे हैं वो सारा इस लेवल पे कवर हो गया है।
इसके बावजूद भी जो नहीं हो पाया है, बहुत फ्लैटली करें कि एक परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो पाया कि नहीं हो पाया, होना चाहता है कि नहीं होना चाहता है। जब उस लेवल पे जाते हैं तो पता चलता है कि जितना हमने एजुकेशन पाया, उस एजुकेशन पाने के साथ साथ रिश्तों में जीने का हमारा कॉम्पिटेंस बढ़ा है कि घटा है, रिश्तों में जीने का विश्वास बढ़ा है कि घटा है। डिक्रीजिंग है और काफी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है ना। लगभग ये हो रहा है कि मैरिज ऑब्सलीट होने की जगह में जा रही है। शादी क्यों किया जाए या शादी करना कोई काम मतलब इतना इजी, तो इसका मतलब है कि जिसको हम एजुकेशन बोल रहे हैं, जिसको हम रिसर्च बोल रहे हैं, जिसको हम तमाम उपलब्धियां बोल रहे हैं, ये बल्कि जिंदगी को छूने की बजाय जिंदगी से दूर जा रही है। इसलिए अब कोई भी शब्द आप उठाएंगे, वो हिंदी और इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, गुजराती और फ्रेंच और जर्मन का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अधिकांश शब्द जिंदा रहने के धरातल पे परिभाषित हो रहे हैं। तो ये इसलिए हर शब्द को उठा के रीडिफाइन करना होगा, उसका मीनिंग की क्लैरिटी हमारी बन जाए, तो फिर संज्ञानशीलता फिर हो सकता है कि आप कोग्निशन बोलेंगे, उसका मतलब जीना हो जाएगा। इस पूरी वर्कशॉप में आप देखेंगे लगातार वर्ड्स वही पुराने हैं, लेकिन उनके मीनिंग फिर से रीडिफाइन हो रहे हैं। तो आदरणीय नागराज जी ने जब एग्जिस्टेंस जैसा है उसको वैसा देखा, और जब उसको बोलने गए तो शब्द वही थे, नए शब्द लाने से एक नया कंफ्यूजन होता। तो जो शब्द उसके आसपास थे उसको रीडिफाइन किया है। इसलिए पूरे दर्शन को पढ़ने के लिए डिक्शनरी अलग से है, उसको परिभाषा संहिता कहा गया है। पूरे दर्शन पे 12-15 बुक्स हैं, उसमें से एक बुक का नाम परिभाषा संहिता है, जिसमें कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को, जीने की दुनिया को एक्सप्रेशन देने के लिए वर्ड्स को रीडिफाइन किया है। तो हर बार हमको रीडिफाइन करना होगा। सो सोम जी, मतलब वो 8वें दिन के बाद आई थिंक विल बी हैव एक्सेस टू दोस बुक्स, राइट? हाँ, ओके, कुछ मिल जाएंगी, बाकी सब कुछ टोटल मटेरियल नेट पे उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल बुक्स ऑल मटेरियल। तो किसी भी चीज पे ऐसा नहीं रखा गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का आपको ये मन में शंका आए कि कोई व्यापार शुरू हो गया क्या, क्योंकि मंच से पहले अच्छी बातें होंगी, बाद में बाजार शुरू होता है। तो ये पूरे मंच पे शुरू से लेके आखिर तक जो भी लोग आएंगे वो सभी बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के ही इस काम में लगे हैं, क्योंकि यदि हम संबंध की कोई फील करते हैं तो अपनों के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो भी सारा मटेरियल है वो सबके लिए, इसलिए सारा मटेरियल कॉपी लेफ्ट है। ओके, कॉपीराइट होता है ना। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। माइक। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम उर्मिला है और आपने जो कल सीखा है कि जिंदा रहना और जीना, जिंदा रहना में संपत्ति, धन और पद सब आता है, वो हमारी ज़रूरत है, पर जीना क्या है वही क्लियर नहीं हो रहा है। और मुझे अगर जीना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है? तो करेंगे अभी, शाम तक कुछ आ जाएगा अपने पास। जय हिंद सर, यहाँ पे हेलो। अच्छा, मैं आज सुबह में ऐसा हुआ, कल इतना पढ़ा था तो मन में सब कुछ चल ही रहा था, पर कभी कभी इम्प्लीमेंट रहने में काफ़ी मतलब दूरी आ जाती है या नहीं कर पाते हैं। आज सुबह में ऐसा हुआ दैट वी आर इनटू सम रिसर्च एक्टिविटी, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं ड्रग्स की, सो आई एम लीडिंग दैट थिंग। तो अभी ऐसा हुआ कि एक पेशेंट आने के लिए ना बोल रहा था, नाउ आई हैव इन्वेस्टेड 4-5 months इनटू हर, और उसको एनरोल किया तब मैंने इस हिसाब से किया था कि वो सोशली इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज है तो मैं उनको कुछ मदद कर दूँ। एंड शी वॉज विडो और उसको काफ़ी तकलीफ थी, तो मैंने इसलिए दैट वाज माय क्राइटेरिया फॉर हर एलिजिबिलिटी। ओके, अभी हुआ ऐसा कि अभी वो ठीक हो गई है, स्कूल में कहीं जॉब करने लगी है, बट अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्ट्रैक्ट टर्म शी स्टिल हैज़ टू रिपोर्ट टू मी फॉर 2 more months। तो अभी आज उसने बोला कि नहीं अभी मुझे वहाँ नहीं आना है। तो ज़्यादातर ऐसा कभी भी होता है, कोई अपना नाम विड्रॉ करता है तो आई गेट मैड एट देम एंड आई स्टार्ट टेलिंग टू देम कि आप हमारा विश्वास डगमगा रहे हो, आप मदद करने लायक नहीं हो, ये गलत कर दिया मैंने आपको सिलेक्ट करके, इससे अच्छा कि कोई और को मैं मदद कर लेती, क्योंकि आपने मुझे बीच में डिच कर दिया। नाउ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच लाइक क्रिटिकल इट इज़ फॉर मी।
मैंने 2-3 बार उसको समझाया कि मैं तुम्हारे लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रही हूँ, आप आ जाओ, कम से कम समय में आपको भेज दूंगी, ऐसा सब फैसिलिटेट किया। मैंने उनको बोला कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ सॉल्यूशन कर पाऊँ तो, बट शी वॉज नॉट रेडी एंड शी वॉज हाईली रिलक्टेंट टू इवन टॉक टू मी। तो फिर मेरा थोड़ा मन हचमचा गया, बट मैक्सिमम इट स्टेड फॉर ओनली 2 मिनट्स, और फिर मैं अपनी पूरी नॉर्मलसी में लग गई, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, ये तो जिंदा रहने वाली बात हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर हेलो, नमस्ते सर, ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન। સર, ગુજરાતીમાં કહેવાય છે કે કાલે બહુ મોજા ઉછળી રહ્યા હતા, આજે શાંત થઈ ગયા છે, અને બહુ બધા પ્રશ્નો હતા, પણ થોડુંક માઇન્ડમાં સ્ટેબલ થયું। જે આપણે મેથ્સમાં કહું કે સાઇનનો ગ્રાફ હતો, જે હવે સ્ટેબલ મતલબ લિનિયર બની રહ્યું છે હવે। અને બીજો પોઈન્ટ કે મતલબ બીએડમાં અમે ભણ્યા હતા જીન પિયાજેનો સંજ્ઞાનાત્મક સિદ્ધાંત, તો બીએડમાં અભ્યાસ કર્યો હતો થોર્નડાઇકનો સિદ્ધાંત ને એ બધું, તો આઈ થિંક આના રિલેટેડ કરી શકું છું। અને એ વખતે એવું લાગતું હતું કે સ્ટુડન્ટને શીખવાડવાનું છે યા સ્ટુડન્ટ માટે કરી રહ્યા છે, પણ હવે લાગે છે કે પહેલાં પોતાને શીખવાનું છે, પછી આપણે સ્ટુડન્ટને ડિલિવર વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકીશું। તો કનેક્ટ થાય છે કે જે સ્ટડી કર્યું હતું પણ હજી સમજ્યા નથી, તો હવે સમજીશું ત્યારે આપણે, અને ટીચિંગમાં મોર બેનિફિટ છે સ્ટુડન્ટ માટે, તો પહેલાં પોતે સમજી લઈએ પછી આપણે સ્ટુડન્ટ માટે હેલ્પ કરી શકીશું। થેન્ક યુ સર। बहुत बढ़िया। हाँ जी आचल भाई। नमस्ते भैया। तो कल जब हमने स्टार्ट किया था तो आपने कहा था कि चाहिए कर होना, ये करो ये ना करो, इसको छोड़ के और क्या बात हम फैमिली में करते हैं। हम 7 लोग हैं, हमने कल सोचा कि चलो एक ट्रायल करके देखते हैं कि ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे और 2 घंटे बात करेंगे। तो पहले तो बड़ी मुश्किल गई, पहले तो ऐसा हो रहा था कि मतलब क्योंकि हमारा कंटेंट ही उतना है, अरे लाइट चालू कर दो, अरे वो मत कर दो, अरे ये खा लो। थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि हर 2 मिनट में हमको टोकना पड़ रहा था कि अरे देखो कर दो कर दो कर दो आ रहा है। धीरे से हो गया अरे उपदेश मत दो, तो फाइनली मतलब हम जिसके लिए मना कर रहे हैं उसके भी करने के लिए उपदेश मत दो। तो लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आई कि मतलब एक्चुअली पूरी फैमिली में हमारे पास उसके ऊपर बात करने की वो होती ही नहीं, पूरा जो कंटेंट है वो उतना ही जाता है कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये खाओ वो खाओ। तो उससे ऊपर का कंटेंट कल जब हम बैठ के डिस्कस किए और जिंदा रहने या जीने रहने पे किए, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि और कंटेंट है जिस पे हम मतलब बिना करो ना करो किए बात कर सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ी अच्छी लेवल की खुल के बातें हुई। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि परिवार में भी हम इतना खुल के बात कर पाए, या एक ऐसी चीज़ों पे बात कर पाए जिन मुद्दों पे हमने कभी बात ही नहीं की थी। तो ये काफ़ी सुखद रहा हमारे लिए। बहुत बढ़िया। देखिए, शिविर में हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग कम से कम पति पत्नी सहित आएँ, और संभव हो तो अपनी बच्चे बड़े हो गए हों तो छोटे हो गए तो वो भी यहाँ परेशान नहीं करते हैं। पूरी की पूरी फैमिली आ जाती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। यहाँ से पति समझेगा, घर जाके पत्नी को समझा पाएगा, या वैसा वर्षा पत्नी भी समझे यहाँ से लौट के पति को समझा पाएगी। तो होगा ये कि शिविर के दौरान हम एक पेज पे आ जाते हैं, और जो डिस्कशन हमारा सारी जिंदगी नहीं हुआ रहता है वो एक नया तरह का डिस्कशन यहाँ से ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है। और एक बार उसका सुख हमको लग गया तो फिर उसके साथ हमारी गति बढ़ने लगती। तो चीज़ें मुश्किल नहीं है। इन्हीं 8 दिनों में हम देखेंगे कि पूरी नेचर को देखेंगे, वो तो सरल है, सहज है, वहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमारा ना समझना ही कॉम्प्लिकेशन है। ना समझने की वजह से हमने चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल किया है, मिस हैंडलिंग ने कॉम्प्लिकेट किया है। मूल में कोई समस्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, मिस हैंडलिंग की वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो धीरे से हमारी क्लैरिटी बन जाएगी तो मुझको लगता है काम आसान हो जाएगा। जी सर। मैं समझता हूँ बाकी तो सब पॉइंट्स कवर हो गए। मैं खाली एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ कि शब्द से व्यवहार और आचरण की यात्रा में जो कल की बात में मैं समझा, उसमें समझना मुझे है, समाधान अगर मैं समाधानित होता हूँ तो मैं आचरण में ला पाता हूँ। एक और मुझे जीना जो है सबसे पहले परिवार में जीना है, शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त। कम से कम इतना परिवार में हो कि परिवार में भी किसी को शिकायत ना हो,
तो अच्छे से जीना हो पाएगा। देखिए, अक्सर ये शिकायत घर में आपको देखने मिलती है कि बाहर तो लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, घर में तुमको क्या हो जाता है? कितने लोगों ने सुना है ऐसा? मैं समझता हूँ आपके घरों में क्या क्या हो, क्योंकि मेरे घर में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि घर वो जगह है जहाँ हमारा आचरण ही काम आता है, बाहर हमारा प्रभाव भी काम आता है। भाई हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, कोई और पद पे हैं, सामने वाला सहमत है नहीं सहमत है तो फिर भी मतलब जवाब नहीं देता है। लेकिन घर में तो आप बाहर प्रोफेसर हैं, घर में तो ऐसा नहीं होता है। आप बाहर किसी भी बड़े पद पे हैं, घर में तो आप एक मानव के रूप में होते हैं। तो मुझको लगता है कि जीने की जगह की जो पहली प्रयोगशाला है वो परिवार ही है। ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि पहले परिवार में संबंध 100% शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो जाएगा तब आप पड़ोसी से बात करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन आपको उसके छोटे छोटे प्रमाण घर में मिलने लगते हैं और धीरे धीरे, हम कोई ऐसा है नहीं, हम घर में भी रहते हैं तो रोज बाहर जाते ही हैं, तो सब पैरेलल ही चलता है। लेकिन फिर भी हमको जो आश्वस्त होने की जगह है, घर वो जगह है जहाँ आप कुछ नेगेटिव भी कर देते हो तो संबंध खराब नहीं होते। परिवार में क्यों झगड़ा होता है, बाहर क्यों नहीं होता है? आपको पता है कि बाहर आपने ऐसा कोई व्यवहार कर दिया तो जिंदगी भर दोबारा बात नहीं होगी। घर में पता है कि यहाँ मैं जैसा हूँ वैसा बोल सकता हूँ और दोबारा बात होगी। तो फोन से बात कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। तो मुझको लगता है कि हाँ, मैं इसलिए बोलना तो नहीं चाह रहा था, मेरा दोस्त कह रहा था कि तुम्हें बोलना जरूरी है। ओहो, दोस्त आपको बेहतर समझ रहा है। नहीं, ये दोस्त की वजह से ही यहाँ आया हूँ। ये पिछले 1 साल से पीछे लगा हुआ था और मेरे पास 2 बड़े बहाने थे, उसकी वजह से मैंने 1 साल काट लिया। मैं लगातार आपको यूट्यूब पे सुनता रहा हूँ और बहुत प्रभावित हूँ इस दर्शन से। कहाँ से आप? मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, माणिक मेरा नाम है। विद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। चित्तौड़गढ़ मतलब राजस्थान? हाँ, पूरे हिंदुस्तान में एक ही चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ में एक ही माणिक है। लोकल में चित्तौड़गढ़ निकल आते हैं। एक तो मुझे यहाँ राजस्थान गुजराती सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे संभव हुआ, लेकिन जो लोग गुजराती बोल रहे हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि मैं लगातार गुजराती सुन रहा हूँ और मैं इन 8 दिनों में जीवन विद्या ही नहीं गुजराती भी सीख कर जाना चाहता हूँ। राजस्थान का हूँ तो मेवाड़ी बोलता हूँ, एक राजस्थानी परिवेश की आदिवासी स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो लगातार मुझे लग रहा था कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है जीवन विद्या को जितना जल्दी से मैं समझ सकूँ, क्योंकि मैं अगर 250 बच्चों के साथ लगातार व्यवहार में हूँ तो मेरी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मैं उसको ठीक से समझूँ। तो थैंक्स टू आदित्य और अनिरुद्ध की, इनकी वजह से मैं यहाँ आ सका। और आने से पहले मैंने कहा कि मैंने हाल ही में मकान का लोन लिया है तो मेरे पास में पैसे नहीं है, साफ बोला। मैं प्रिंसिपल हूँ लेकिन मैंने बोल दिया मेरे पास नहीं है पैसा। इन्होंने कहा पैसे का कोई झंझट नहीं, आप तो समय निकालो, क्योंकि इनको मालूम था कि 1 साल से मैं टालम टोल कर रहा था। तो मैं आ सका ये, और मैं कल पूरे दिन भर पढ़ा तो मैं बहुत खुश था कि मैं बहुत लंबे समय बाद पढ़ रहा हूँ, जिसकी मुझे बहुत लंबे समय से ऐसे प्यास थी। मतलब मैं तो पढ़ा ही रहा था। तो जॉय बहुत अच्छी बात बोलता है कि क्योंकि ये लगातार जीवन विद्या कर रहा है, ये कहता था पहले अपने आप को, अपना जो अंदर का खालीपन है उसको आप पूर्णता दो, नहीं तो आप ये ऐसे कह नहीं सकता था क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन कहना तो ये यही चाहता था कि आप पहले पूर्ण हो जाओ, नहीं तो आप इन 250 बच्चों को बिगाड़ दोगे। तो कल बहुत सारे पॉइंट्स पे इतनी चर्चा हुई कि कई बार हार्ट अटैक आते आते बचा। तो जो आपका अंदाज है, बहुत हंसी मजाक में आप सारी बात कह देते हैं, उसी की वजह से अटैक नहीं आ पाता है। तो आपने बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया, बहुत अच्छा मुझे लगा। आपकी भाषा बहुत अच्छी है, बस जिंदगी में ज के नीचे नुक्ता लगा देंगे तो और सुंदर हो जाएगी। आपके उच्चारण में जिंदगी आता है। जिंदगी जिंदगी जी, जिंदगी जी, जिंदगी जी, थैंक यू, थैंक यू। मैं बहुत सारी इतने से आप खुश होते हो तो क्या देखिए। शुक्रिया। मैं रेडियो में रहा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है, उच्चारण अच्छा होना चाहिए जी। मैं अंत में ये बात खत्म करना चाहता हूँ, एक छोटी सी बात कि एक सहेली ने अपने सहेले को पत्र लिखा
बहुत खूबसूरत पत्र था, लेकिन जो पढ़ने वाला था, जो मजनू था, वो हिंदी का अध्यापक था मेरी तरह। तो उसने पत्र पढ़ने के बाद बोला हाँ बाकी सब ठीक है, लेकिन प्र में जो है ना र की मात्रा ऐसे तुमने लगाना तुम भूल गई, मतलब ना इस तरह से। थैंक यू सो मच। एक अंतिम बात, मैं समय नहीं ले रहा हूँ लेकिन मैं बता दूँ, मैं पिछले 1 साल से पीएचडी कर रहा था और मेरी पीएचडी के इंटरव्यू में मुझे लगता था कि सबसे अच्छे से वाइवा अटेंड करने में ये जॉय और विजय शामिल होंगे। ये नालायक ने वाइवा अटेंड नहीं किया। मुझे आप ही कल पता लगा कि पीएचडी को आप इतना इसके ऊपर पोस्टमार्टम करते हो कि इनको हंसी आती थी मेरे ऊपर। मुझे साला क्या पीएचडी कर रहा है। और एक नया साथी हमारे साथ आया है, वो उसका भी पीएचडी बाकी है, तो मुझे लग रहा है इन 7 दिनों में वो पीएचडी छोड़ देगा। और थैंक्स टू अनिरुद्ध की, वो मुझे अभी तक नहीं रहा है, लेकिन अभी मेरा 22 तारीख को जो कॉन्वोकेशन होना था, मतलब हुआ, वो होता ही नहीं। अगर मैं पहले जीवन विद्या में आ जाता तो मेरा पीएचडी भी रह जाता। शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं आप सबको बहुत दिल से इस बात को कहना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे लोगों में से बहुत सारे लोग सांसारिक रूप में बड़ी उपलब्धियों के साथ हैं, लेकिन महिमा जिंदगी की है कि जब जिंदगी से आमना सामना होता है तो कहीं ना कहीं हम सब चीज की लंबाई को नाप पाते हैं। बोलते ना, ऊंट आया पहाड़ के नीचे। हमने भी पहले सुना था, जब मैंने भी पहला शिविर किया था तो मेरा भी यही हाल हुआ था। तो हम भी अपने आप को मानते थे ठीक ठाक लोगों में से, लेकिन पहली बार पता चला कि ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन पहाड़ के नीचे आए बिना अपना भी तो साइज पता नहीं चलता है। भारतीय परंपरा ने बहुत सारी बातें बहुत अच्छी की हैं, बहुत श्रेष्ठ की हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग ना मिले जिनके सामने सर झुकाने का मन करे, तो कम से कम वो मंदिर बना दिए जिनके सामने हम सर झुका लेते। हमको नहीं पता कि उस पत्थर की मूर्त में उसके अलावा कुछ और है कि नहीं है, लेकिन कम से कम इस बात का भी ध्यान दिलाता है कि हमसे बड़ी कोई सत्ता है और तुम अभी वहां नहीं पहुंचे। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि जिस तरीके से आपने पूरा कंटेंट रिसीव किया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा तो जिम्मेदारी है, जिस बात ने मुझको सुख दिया है, मेरी ज़िंदगी में बहुत आराम दिया है, मैं उसको आपसे शेयर करूं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। लेकिन आपने जिस खुले दिल से उसको लिया है, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। मुख्य रूप से सांदीपनी और हमारे मित्र, कितने लोग हैं सभा में जो शिक्षा से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरोकार रखते हैं? काफी सारे लोग। तो कल हमने जितनी बातचीत की है, अब थोड़ा सा उसको और संदर्भ में भी देखने की कोशिश करते हैं। और मुझको ये कहने में संकोच नहीं है, ये शिक्षा, जिस तरह की तमाम शिक्षा हम पा रहे हैं, ये पा के हमारा अहंकार ही बड़ा है, संसार पे हमने बोझ ही पैदा किया है। उपलब्धियां बहुत छोटी हैं, उपलब्धियां उतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा हमारा अहंकार है, और इससे हम भी परेशान हैं और हमसे लोग भी परेशान हैं। तो मुझको लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे जिंदगी से आमना सामना होगा, पीएचडी गलत है मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कोई भी शिक्षा गलत है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसके नाम पे जो हो रहा है वो बहुत छोटा है। चलिए, तो कल हमने जितनी चर्चा की उसमें मानव को लेके कोई बात हमने की। मैं इस बोर्ड पे इसको ले आता हूँ। मानव को लेके कोई बात कल हमने शुरू की, और मानव के बारे 2 बातें हमने चर्चा की। एक कहा कि उसका जिंदा रहना एक चीज है, दूसरा कहा कि उसका जीना दूसरी चीज है। जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना शरीर का होता है। जब जीने की बात कर रहे हैं तो मैं जीता हूं, ये मेरी बात हो रही है ना, मैं जीता हूं। इसको हम बोलचाल की भाषा में कभी मन बोलते हैं, कभी वृत्ति बोलते हैं, कभी चित्त बोलते हैं, कभी बुद्धि बोलते हैं। आगे नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे कंफ्यूजन है। तो यदि शरीर की बात करें तो फाइनली उसको सुविधा की जरूरत है। सुविधा के लिए स्किल की जरूरत है।
यदि जीने की बात करें तो ये किसी मानसिकता के साथ होता है। अब जब स्किल की बात करें तो तमाम हमारी डिग्री, एग्जिस्टिंग सारी एजुकेशन इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, ये सब मिला के डिग्री ही है। क्योंकि साइकोलॉजी को करके कितने लोगों को खुद की साइकोलॉजी समझ में आती है और कितने लोग अपने परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त हो पाते हैं। क्योंकि यदि आपको साइके समझ में आ गया तो कितने लोग आप समाधान से संपन्न हो पाते हैं, समस्याओं से मुक्त हो पाते हैं। कितने लोगों को एमए सोशियोलॉजी करके ये समझ में आया कि समाज ऐसा क्यों हो गया है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो मेरे को लगता है कि एमए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी करने से जॉब मिल जाए तो डिग्री सफल है, नहीं तो डिग्री ज़्यादा काम की है ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी जिस तरह से हम गुजर रहे हैं, जिस तरह से हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं अब कह रहा हूँ कि लगभग अधिकांश हमारी एजुकेशन यहाँ तक आती है कि हमको कोई एक जॉब मिलता है और जॉब से कुछ पैसे मिलते हैं और पैसे से कुछ सुविधा मिलती है। ये अभी का पार्ट चला गया। यदि मानसिकता की बात करें, यदि स्किल की बात करेंगे तो हम क्लियरली कह सकते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, सीए, एमबीए, ऐसा बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। मानसिकता की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, एकदम क्लियरली क्या बोल सकते हैं, धरती के सारे लोगों की मानसिकता जब एक्सप्रेशन में आती है, व्यवहार में आती है, वो मात्र 3 जगह है, चौथी है नहीं। आप असहमत होने का प्रयास बनाए रखें। पहली जगह तो ये है कि धन के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, मेरा व्यू पॉइंट, धन के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, और स्त्री पुरुष संबंध के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है, और मानव और पर्यावरण, मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय मेरा दृष्टिकोण क्या है, स्त्री पुरुष संबंध में मेरा दृष्टिकोण क्या है। कुल इतना खेल है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं है। आप लगातार सोचते रहिए कि जब मैं 3 लिख देता हूं तो चौथा कुछ हो सकता है क्या, है ना? और 8 दिन तक हम साथ में हैं ही हैं, कुछ मिलेगा तो बता ही सकते हैं। तो एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ व्यक्त होता है, व्यवहार करता है, एक्सप्रेशन में आता है, तो उसकी मानसिकता 3 तरह से व्यक्त होती है। तो धन के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति उसका दृष्टिकोण क्या है, और मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करते समय उसका दृष्टिकोण क्या है। अभी कैसा है? धन के प्रति दृष्टिकोण क्या है? बाप बड़ा ना भैया, इससे बड़ा रुपया। ठीक। स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री पुरुष संबंध धीरे धीरे अब यहाँ पहुंच रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब हमने काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ जीना शुरू कर दिया है। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि मैं शादी के बाद अपने घर में अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आता हूँ और वाइफ से अपेक्षा करता हूँ कि देखो मैं ट्रांसपेरेंट हूँ, मैंने तुमसे छुपाया नहीं ना, मैं बाहर भी बैठ सकता था, तो मैं घर पे ही लाया हूँ और तुम भी अपने फ्रेंड को लेके आओ, इसमें मुझको कोई दिक्कत नहीं है। और यही जीवन शैली। हम धीरे से ट्रांसपेरेंसी के नाम पे यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी मैं किसी चीज को सही और गलत तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि स्त्री पुरुष संबंध को लेके जो भी हमारी मानसिकता है, जो भी उसमें जो भी चलता है, अभी सही गलत को नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हमारी जिंदगी का एक बड़ा भाग है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। मानव और प्रकृति के साथ संबंध को सारा मामला है ना, हमारे प्रॉफिट्स कैसे बचेंगे, आदमी के साथ क्या करना है और नेचर के साथ जो भी करना होगा, तो कुल मिला के अपना काम निकल जाए, अपने प्रॉफिट्स आगे बढ़े, इस तरह से भी
तो मोटे रूप में जब मानसिकता की बात करते हैं तो ये मानसिकता है। तो जिंदा रहने पर अब ये मानसिकता दो भाग में है। ये मानसिकता जिंदा रहने के धरातल पर एक प्रकार की है जिसकी कुछ चर्चा हमने करने की कोशिश की है। यही मानसिकता जब जीने के धरातल पर होंगे तो कैसी होगी, उसका डिफरेंट रूप सामने आएगा। तो यदि हम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेसिकली ये मानसिकता वाला पार्ट, ये पार्ट टोटली ब्लैंक है, इस पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम किसी भी प्रोफेशन की बात करें, मैं आपको इस संदर्भ में शेयर कर सकता हूं कि पिछले जब हमने 11, 12, 13 में काम किया था तो हमने गुजरात में पुलिस एकेडमी में एक शिविर किया था जिसमें कि 70 डीएसपी, आज जितने भी गुजरात में अधिकांश जगह में एसपी होंगे वो उस समय शिविर से निकले थे। लगभग 70 डीएसपी, डीवाईएसपी बोलते थे, न्यूली अपॉइंटेड थे उस समय, 3 आईपीएस ऑफिसर और कुछ और लोग, पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, करीब 200 लोगों का शिविर था। आप जानते होंगे करवल साहब आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात शिविर के इनॉग्रेशन सेशन में बोली। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को बेस्ट फोरेंसिक ट्रेनिंग और जो भी कानून की पढ़ाई और जो भी कुछ कमांडो ट्रेनिंग, हम बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। और वो खुद भी ब्लैक कैट कमांडो और एवरेस्ट पे चढ़ने वाला भारत का पहला पुलिस ऑफिसर, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को बेस्ट ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग को ये उपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं। ये ठीक हो, अब ये कहानी हर जगह रिपीट होती है। हम बेस्ट इंजीनियर तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो अपने इंजीनियरिंग ज्ञान का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये तय नहीं हुआ। हम बेस्ट डॉक्टर्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग समाज के पोषण के लिए करेगा कि शोषण के लिए करेगा, ये तय नहीं है। हम बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और रिसर्च स्कॉलर्स भी तैयार कर सकते हैं, वो भी मानसिक रूप से कितना भी नीचे और कितना भी ऊपर हो सकता है। तो आदमी का स्किल लेवल एक अलग दुनिया है और मानसिकता एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो आदमी की स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं और उसमें हम सफल हैं, लेकिन मानसिकता के साथ क्या करें, इसका इलाज हमने एक ही सोचा है कि सब जगह सीसीटीवी लगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो कितना भी सीसी, अभी साइबर क्राइम को लेके और तमाम दुनिया भर की जो भी कुछ होता है ना, उन सब को लेके और बहुत सारी बातें जो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो मानसिकता को पकड़ पाना, और मानसिकता, मैं तो दूर क्यों जाए, घर में ही कर लो, है ना। घर में किसी एक की मानसिकता ठीक नहीं है तो बताओ उसके लिए क्या करेंगे। भाई भाई का बंटवारा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ डिवोर्स ले सकते हैं, उसको बच्चे भुगतते हैं, और फाइनली मैं खुद भी भुगतता हूँ। इन सारी बातों को देखते हैं तो एक पक्ष जो पूरी तरह से खाली है, मानसिकता वाले पार्ट पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एजुकेशन में जो टोटल खालीपन है वो इस पॉइंट पे है। और ये भी समझ में आता है कि आदमी की जिंदगी में सारे सुख दुख का कारण उसकी मानसिकता है या उसकी फिजिकल बिलोंगिंग्स है। आदमी की जिंदगी में सारे सुख दुख का कारण इस संसार में, जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इन हम सब अपने अपने परिवारों में झांकें, हमारे परिवारों में सामान की कमी के कारण दुख हो रहा है या व्यवहार की कमी के कारण दुख हो रहा है। हम सबके परिवारों में जो भी समस्याएं हैं, हमारी अपनी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, वो किसी व्यवहार की कमी के कारण है या वो किसी वस्तु की कमी के कारण है। और हम सारी जिंदगी सारा प्रयास व्यवहार ठीक करने के लिए लगाते हैं कि वस्तु बढ़ाने के लिए लगाते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सर के बल खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? प्रॉब्लम व्यवहार की है, मेहनत वस्तु बढ़ाने के लिए है, सामान खोया कहीं और है, तलाश कहीं और है, मिलेगा क्या? फिर आप अंतिम समय सबको बताओगे सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारा एड्रेस ही गलत, इसलिए तुम कितनी भी मैं तुम 20 घंटे रोज ध्यान करो नहीं कुछ होगा। यदि एड्रेस ही गलत है
तो कितनी भी मेहनत क्यों ना करे, पहली आवश्यकता है कि मैं किसी यात्रा के लिए निकला हूं तो उसका एड्रेस मेरे पास हो। तो सारे ज्ञान का उतना ही मतलब है कि मैं आचरण पूर्वक जी सकूं। यदि आचरण पकड़ में नहीं आ रहा है तो फिर बहुत मुश्किल है। हम में से हर व्यक्ति अपने आप को ठीक बोलता है, हमारे घर के लोग हमसे दुखी। तो कहीं ना कहीं एक जो क्लैरिटी हमारी बनती है, एक मानव को देखें तो दो चीजें साथ साथ हैं, शरीर है और मन है, जीवन है। वो जो सॉफ्टवेयर है, इसी को किसी ने बहुत अच्छा कहा, ये सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर है। जिंदा रहने को जीना मानते हैं, इसलिए हार्डवेयर को सजाया है, इसलिए हार्डवेयर के लिए सारी मेहनत की है, इसलिए रूप बल धन पर ही कुल मिला के उपलब्धि है। इसलिए मेरा सम्मान पहचान भी उतना ही है कि मेरी गाड़ी का साइज पड़ोसी की गाड़ी के साइज के साथ कैसा है। हमारी तमाम उपलब्धियां शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं। आचरण को लेकर किसी उपलब्धि पे हमको गर्व हो और उसको हम मल्टीप्लाई करते हो, वो हमारे जीने का आधार हो, वो मेरी पहचान का आधार हो, वो मेरे सम्मान का आधार हो, वो मेरे हर क्षण का आधार हो, ऐसा कह पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, अब यदि हम ऐसा हमारा ध्यान जाता है शिक्षा का संदर्भ लेने जाऊंगा तो मैं भी विस्तार से ना भी कहूं, केवल बोलते हुए निकल जाऊं। तो देखो, धन के प्रति दृष्टिकोण हमको अर्थशास्त्र देता है। थोड़ा शिक्षा को छू के निकल जाता हूं। स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण बेसिकली मनोविज्ञान का फाइनल रिजल्ट हो सकता है। मानव और प्रकृति के साथ संबंध की बात करें तो बेसिकली समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि कहाँ पे लोचा है और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी जिस तरह का हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, वो अर्थशास्त्र कैसा है ना? आवश्यकताएं असीम है, साधन सीमित है। इसको विस्तार से लूं क्या थोड़ा? मैं समय आने से लूंगा, लेकिन केवल अभी यहाँ ये चर्चा करके छोड़ रहा हूं कि ये क्लासरूम में छोटे मोटे प्रयोगों से नैया पार होने वाली नहीं है, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ा रहे हैं वो जिंदगी से विपरीत है। अभी हम लोग कैसा सोचते हैं कि ये सीबीएसई और गुजरात बोर्ड और दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इसकी बुक्स एज इट इज चलती रहेंगी। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, उसमें यदि ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, ह्यूमैनिटी मतलब जो हम मानव के बारे में बात कर रहे हैं, हम सोशियोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, तमाम जो कुछ भी है। वैसे बाई एजुकेशन में इंजीनियर हूँ, लेकिन कभी मुझको ऐसा शौक लगा कि मुझको फिलासफी पे पीएचडी करना चाहिए। पीएचडी का शौक कभी मुझको भी लगा, तो मैंने कॉलेज में पता किया तो बोले इंजीनियर लोग जो है वो फिलासफी, एमए फिलासफी में एडमिशन के लिए योग्य नहीं होते हैं। आपको कितने लोगों को पता है बात? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डायरेक्टली एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन ले सकता है भारत में, वो एमए फिलॉसफी में एडमिशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके लिए उसको योग्य नहीं मानते हैं। उसके लिए पहले से फिलोसफिकल आपने ग्रेजुएशन में उसका बेस होने की जरूरत है। तो जो गाइड थे उनकी मेरे से बड़ा प्यार हो गया, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आप एमए सोशियोलॉजी कर लो और अपन टॉपिक को ऐसा ट्विस्ट करेंगे कि पीएचडी फिलोसफी में हो जाए रास्ते। तो मैंने एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन ले लिया। जब मैं बुक्स खरीद के लाया, अपना तो शौक था, ला के सब घर में पढ़ना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट ईयर की सारी बुक्स पढ़ के मेरे को लगा नहीं इसमें कोई काम की बात हो रही। और मैं जब क्लासरूम में गया तो मेरे को ऐसा लगा कि ऐसे बच्चों में आके बैठ गया हूँ। मैं कहा सर मैं क्लास में तो नहीं आ पाऊंगा। बोले कोई नहीं, तुम मत आना, एग्जाम देने आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा। तो मैं एग्जाम देने चला गया।
मैं जो अपने मन से लिखता था सब लिख के आ गया, तो मेरे को पास होना ही नहीं था, मेरा तृप्ति हो गया था फर्स्ट ईयर में ही, आगे नहीं पढ़ना है। उसके बावजूद मैं पास हो गया। तो आज तक वो एमए फर्स्ट ईयर पास हूँ, मेरा सब सर्टिफिकेट उसी यूनिवर्सिटी में जमा है, फिर कभी लेने भी नहीं गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि केवल कुछ छोटी मोटी प्रैक्टिसेस कराने से चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। जो बेसिक्स हम दे रहे हैं वो बेसिक्स ही गलत हैं। क्या बेसिक्स गलत हैं? यदि हम अभी भी अर्थशास्त्र के रूप में, कितने लोग इस मान्यता से परिचित हैं, जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो 7th या 6th क्लास में या 9th क्लास में ये थ्योरी हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है। कितने लोगों ने सुना है? आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है, ऐसा हम में से कितने लोग मानते हैं? सभी मानते हैं। यदि आवश्यकताएं असीम हैं और साधन सीमित है तो आदमी अपने आप को सिक्योर फील करेगा कि इनसिक्योर फील करेगा? इनसिक्योर फील करेगा। तो जैसे ही व्यक्ति किसी चीज के लिए इनसिक्योर फील करता है तुरंत वो भयभीत होता है, और जैसे ही भयभीत होता है उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए उसके एक्यूमुलेशन की ओर जाएगा, उसके संग्रह करने की ओर जाएगा। जो जिस मामले में इनसिक्योर है उसका संग्रह करेगा। जो अपने रूप के लिए इनसिक्योर है वो रूप का संग्रह करेगा, उसको किसी तरह से बनाएगा। जो पैसे के लिए इनसिक्योर है वो पैसे के लिए दौड़ेगा, जो पद के लिए इनसिक्योर है वो पद के लिए दौड़ेगा, है ना। और जो अपने शरीर पे किसी शरीर के खतरे के लिए, है ना, वो फिर आक्रामक होता है। यदि सारी चीजों को आप देखोगे तो जिस तरह की थ्योरीज हम दे रहे हैं, ये इस तरह की थ्योरीज करिए और इससे समाज में व्यवस्था आएगी कि अव्यवस्था आएगी, तो पता चलेगा कि हमारी माइंडसेट को ये पकड़ के रखा हुआ है। अभी मैं इस विस्तार में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, मैं बोल के निकल जा रहा हूँ, लेकिन ये क्लैरिटी बन रही है कि हम 7th 8th 9th से कॉन्सेप्ट्स डालना शुरू कर देते हैं, और यदि ये कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ है, मनोविज्ञान के रूप में जो सबसे अभी भी एग्जिस्टिंग और प्रचलित है ना, वो इसका फ्रायड। अभी भी आप देखिए एडवर्टीजमेंट में क्या चीज आपको फोकस में मिलेगी? एडवर्टीजमेंट में दो चीज फोकस में मिलेंगी, एक बच्चा और महिला। आदमी कहाँ देखेगा उसका सामने वाले को पता है, तो बनियान चाहे पुरुष की रहेगी उसको पहन के महिला दिखाएगी, ठीक। तो हमारे को साइकोलॉजी में हमारे को ये पता है कि आदमी की कमजोरी कहाँ पे है। तो हमारा पूरा एडवर्टीजमेंट से लेके और पूरी फिल्मों को आप देखिए, पूरी फिल्मों का कुल मटेरियल कितना है, सब कुछ आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जहां हमारी कमजोर नस को दबा के पैसा लिया जा सकता है ना, उसका प्रयास, और आगे मेरे को इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं। तो बेसिकली वो कहता है कि मानव का समस्त व्यवहार केवल और केवल काम से नियंत्रित है। तो यदि ये हमको पढ़ाया जा रहा है तो वो हमारे डीप रूट में है। यदि हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन का थ्योरी जिसको हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी में एक्सप्लेन किया, यदि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है तो जो फिटेस्ट होगा वो रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। इन तमाम चीजों को जब हम कहेंगे तो इसका मतलब है कि यदि हम एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो तमाम इन थ्योरीज के विकल्प हमको लाने होंगे। तो मनोविज्ञान का सही विकास, सही मनोविज्ञान क्या होगा, सही अर्थशास्त्र क्या होगा, है ना। अभी यदि अर्थ को क्या पढ़ाते हैं? अर्थ को हम पूंजी पढ़ाते हैं। अर्थ क्या है? धन है। यदि अर्थ जो है धन का शास्त्र है, यदि अर्थ धन का शास्त्र है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए मानव और प्रकृति का शोषण करना गलत नहीं है। अर्थ को हमने गलत परिभाषित किया है, इसलिए पूरा का पूरा हमारा एफर्ट गलत डायरेक्शन में चला गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा अर्थशास्त्र जैसा हम पढ़ रहे हैं गलत है, मनोविज्ञान गलत है, समाजशास्त्र गलत है, और तमाम समाजशास्त्र मनोविज्ञान पढ़ के हमारे घर में कोई बाहर आई नहीं है, हमारी जिंदगी में कोई बाहर आई नहीं है। जॉब मिल गई, उससे घर चल गया है, इतना हुआ। इसलिए मेरा इन सब में ज्यादा, जैसे जैसे आप भी आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आदमी बिल्कुल कहीं आगे जाने के लिए बना है, जो कुछ हमको दिया जा रहा है। फिर मैंने इस सबको ध्यान दे के देखा, कम से कम मैं कह सकता हूँ कि मैंने ह्यूमैनिटीज को, MA लेवल के ह्यूमैनिटीज को, तमाम फंडामेंटल्स को एक बार पढ़ के जरूर देखा है। मैक्सिमम 100% लगभग वो वेस्ट का हिंदी अनुवाद है। पूरा का पूरा ह्यूमैनिटी वेस्ट का हिंदी अनुवाद है।
जबकि भारत वो देश है जिसमें काफ़ी काम मन पे हुआ है, पतंजलि योग सूत्र से लेके और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमारे ग्रेजुएशन का हिस्सा कितना है कितना नहीं है। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि शिक्षा कोई ऐसा काम नहीं है कि हमको एक सुबह एक प्रार्थना करा देंगे, ना कोई एक कहानी सुना देंगे, महापुरुष की एक स्टोरी सुना देंगे, इससे शिक्षा बदल जाएगी। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मोटिवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दो अलग अलग बातें हैं। मोटिवेशन का मतलब है कि हवा भर देना, उस समय सुन के अच्छा लगता है, जोश आ जाता है, लेकिन जब वो सामने वाला व्यक्ति नहीं रहता तो हवा निकल जाती है। और ये हवा भरने वाला भी पैसे लेके हवा भरता है। पैसा मत दो, फिर कितनी हवा भरेगा उसको भी देख सकते हैं। तो जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं इनको पैसा मत मिले, फिर कौन बोलता है तब देखा जाए। तो सही अर्थों में आप दूसरे की जिंदगी के लिए बोलते हैं, दूसरे की जिंदगी देने के अर्थ में बोलते हैं, या वो आपका प्रोफेशन है, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इन सारी बातों पे हमारा ध्यान जाएगा। तो मुझको लगता है कि अभी मैंने कुछ बातें इसलिए शेयर किया कि मुझको लगा कि हमारे बीच में वो ऑडियंस है जो बहुत सारे पड़ावों से गुजर के आए हैं, और एक व्यू हमारा, एक ध्यान हमारा चला जाए कि मामला उतना हल्का नहीं है ना, इस सामान्य एफर्ट्स में कुछ हो जाएगा। इसलिए ये 8 दिन में भी कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 8 दिन में आपको भरोसा हो जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा है और कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो रहा है ये भी समझ में आ जाए, और कैसे होगा इस पे हमारा ध्यान चला जाएगा। तो आपका मन होगा तो आगे साथ साथ चलेंगे। चलिए, तो मैं सोचता हूं कि हम जीने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जीना क्या है, क्या जीना है, हमने चर्चा की थी स्वयं के प्रति विश्वास। अब हमारी ये भी क्लैरिटी बन गई कि विश्वास दो तरह का है। एक विश्वास वो है जो मुझको अपने जिंदा रहने के प्रति है, दूसरा विश्वास वो है जो मुझको अपने जीने के प्रति है। तो जीने के प्रति विश्वास और जिंदा रहने के प्रति विश्वास, एग्जाम्पल देके कौन बताएगा? जिंदा रहने के प्रति विश्वास और जीने के प्रति विश्वास। हाँ जी, माइक। जिंदा रहने के प्रति विश्वास हमारी स्किल पर होता है कि हमें ये आता है, मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ मशीन्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ काम कर सकता हूँ, वो जिंदा रहने के प्रति विश्वास है, और उससे मैं जो पूंजी कमाकर अपना घर चला सकता हूँ। और जीने के प्रति विश्वास है, वो मैं अपने परिवार को शिकायत मुक्त कर सकता हूँ, खुद को भय मुक्त कर। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए और सभी के लिए सुखदायी है। मेरे भाव और विचार की क्वालिटी, मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदायी है और ये सभी के लिए सुखदायी है। वो भाव और विचार की जो क्वालिटी है वो मेरे जीने का स्वरूप, क्योंकि हर क्षण मैं अपने भाव और विचार के आधार पर सुखी दुखी होता हूँ। तो अब जिंदा रहने की भी बात नहीं करेंगे, इसमें हमने काफ़ी, ये हमारा काफ़ी कुछ, यदि अभी तक की मानव जाति की उपलब्धि की बात करें, पिछले 2 लाख साल में इस मानव ने जो सफ़र अपना इस धरती पे शुरू किया, तो हम ये कह सकते हैं कि जिंदा रहने वाले पार्ट पे हमने काफ़ी हद तक अधिकार पा लिया। उसमें कुछ कमियां हैं, वो समय के साथ दूर हो जाएंगी, लेकिन कम से कम जिंदा रहने वाले पार्ट पे हमने काफ़ी अच्छी स्थिति बना ली। जीने की बात करेंगे तो चलिए, स्वयं के प्रति विश्वास कब होता है? स्वयं के प्रति विश्वास कब होता है? जब मैं प्रश्न के साथ होता हूं या मैं उत्तर के साथ होता हूं। मैं समस्या के साथ होता हूं कि जब मैं समाधान के साथ होता हूं? समाधान के साथ होता हूं, उत्तर के साथ होता हूं। तो ये भी हमारी क्लैरिटी बनती है, विशेष रूप से वो लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, है ना, कि आदमी की जिंदगी में देखा जाए तो प्रश्न कितने हो सकते हैं। वो लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे बात हो रही है कि आदमी की जिंदगी में कितने प्रश्न हो सकते हैं, गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता?
कितने लोगों को लगता है कि नहीं गिना जा सकता है? हाथ उठाएं, संकोच ना करें। अब देखिए, जब हम लोग ये मानते हैं कि प्रश्न अनंत है, इसका मतलब है कि जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनंत बोलते हैं। यदि प्रश्न अनंत है, उसको गिना भी नहीं जा सकता, तो क्या उसके आंसर हो सकते हैं? इस तरह से जिंदगी जैसे रेत मुट्ठी से निकल जाता है, ऐसे हाथ से निकल जाती है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमको चीजों को कैटेगराइज करना आता है। तो प्रपोजल आपके साथ ये है, प्रपोजल ये है कि मानव जाति एज ए होल, मानव जाति के पास मूल प्रश्न केवल 2 है, तीसरा है नहीं। आप असहमत होने के लिए अपना प्रयास बनाए रखें, समझने की जिम्मेदारी के साथ। केवल 2 ही मूल प्रश्न हैं। क्यों जीना है और कैसे जीना? इतना आसान काम। 2 प्रश्न 80 साल। जिन्होंने हाथ उठाया था वो सभी तीसरा प्रश्न कहने की कोशिश करें। तीसरा प्रश्न, आप सहमत होने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बताइए, मानव जाति के पास मूल प्रश्न 2 ही है। तीसरा कोई हो तो आप बताएं। बहुत लोगों ने हाथ उठाया। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कितने लोगों को लगता है कि ये तीसरा है? देखिए, क्यों जीना है और मैं कौन हूं एक ही क्वेश्चन है। क्यों जीना है ये व्यावहारिक धरातल से पूछा गया प्रश्न है, जीने के धरातल से पूछा गया प्रश्न है। मैं कौन हूं ये तात्विक धरातल से पूछा गया प्रश्न है। जैसे क्यों जीना है, इसका अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीने वाला कौन है? क्यों जीना है तो जैसे ही खोलना शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा कि जीने वाला है कौन, तो मैं कौन हूं निकल आएगा। इसका मतलब है कि मूल प्रश्न 2 ही हैं। इसको हम अलग अलग एंगल से, है ना, पूछ सकते हैं और अनेक सब हेड में फिर कब तक जीना है, कहाँ जीना है, क्यों की क्लैरिटी बन गई, क्यों और कैसे की क्लैरिटी बन गई तो कहाँ और कब की क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। जैसे मैं अभी पालिताना में हूं, क्यों हो गया पालिताना में? क्योंकि क्यों जीना है और कैसे जीना है पे क्लैरिटी है, तो कब मुझको कहाँ होना है फिर मैं तय कर पाता हूँ। तो क्यों और कैसे इंपॉर्टेंट है, मैं कौन हूँ और क्यों जीना है एक ही क्वेश्चन, अलग अलग नहीं। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी, माइक माइक। इस पृथ्वी पर मैं क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ वो तो लिखा पहले। वही है, मतलब हाँ वही मकसद क्या है मेरा जो या तो वाइंड अप कर सकते हो, वो भी अपने हाथ में है। घर में सुविधा है ही है, पंखा सब क्या होता ही है। चॉइस तो हमेशा आपके पास। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन। दम लगाइए, दम। तीसरा क्वेश्चन। सब बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया था। हाँ जी, माइक। मैं सांदीपनी स्कूल से हूँ। मेरा क्वेश्चन है जिंदा रहना और जीना, 2 क्वेश्चन।
और हम उसको जिए कैसे और जिंदा कैसे रहे। जीने जिंदगी के लिए जिंदा तो रहना ही पड़ता है, तभी तो जिंदगी आगे हम सोच सकते हैं कैसे जीनी है, क्यों जीनी है, हम किस प्रकार से आगे। किसमें आएगा आपका क्वेश्चन? वो दोनों में आएगा सर। बस तो आप ही बता रहे। इसका मेरे पास हल है, पर मैं आपके पास से चाहती हूँ। नहीं ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। अगले सारे दिन इन्हीं 2 क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगले 6 दिन का सिलेबस यही है। अभी ये तय कर रहे हैं कि कोई तीसरा क्वेश्चन है क्या? हाँ जी। व्हाट कम्स आफ्टर डेथ, ये क्वेश्चन तीसरा हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्या लगता है, कितने लोगों को लगता है कि तीसरा हो सकता है? 1-2 को लगता है। तो क्यों जीना है, इसका सबहेड क्या होगा कि जीने वाला कौन है। फिर पता चलेगा कि कौन मरता है कौन नहीं मरता है। उसका नेचर पता चले तो पता चले कि मरता कौन है कि नहीं मरता, कि और मरना क्या है। तो सूत्र ये कहता है कि जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, और मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है। तीसरा क्वेश्चन बोलो। तीसरा क्वेश्चन। हाँ जी। मैं रुक रहा हूँ इसी उम्मीद में कि कोई बताएगा। सर इसमें इंसान का ही जन्म क्यों मिला है? मीन्स वो कैसे पता चले कि इंसान का जन्म, कि हमको जन्म पक्षी का नहीं मिला या किसी और पशु का नहीं मिला। मीन्स इंसान को इंसान का ही जन्म मिलता है कि इस पर कोई संभावना है कि या तो ऊपर भी गलतियां चल रही हैं, जैसे इधर बहुत सारी गलतियां चल रही हैं। तो इंसान का मिला है, ये गलती हो गई है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। मतलब क्यों, मतलब उसका एक आंसर, इस क्वेश्चन है मेरा ये, क्योंकि आप इंसान के जन्म के लायक थे इसलिए इंसान का मिला है, इसमें क्या दिक्कत? अच्छा। सर एक सवाल ये हो सकता है कि एग्जिस्टेंस क्या है? वो हम क्यों जानना चाहते हैं? एग्जिस्टेंस क्या है ये मैं क्यों जानना चाहता हूँ? कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, और जीना एग्जिस्टेंस के साथ। मैं ईश्वर को भी क्यों जानना चाहता हूँ? तो क्या पड़ी है ईश्वर और भगवान को जानने की? क्योंकि मुझको बताया गया है कि उसका भी मेरी जिंदगी में कोई रोल है, और बड़ा रोल है। तो मैं जीना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ को, जिसके साथ भी मेरा जीना जिसके साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे भी संबंधित है, जिससे भी प्रभावित होता है, उसको समझना मेरी जरूरत है। हाँ जी। सर प्रश्न 2 है कि क्यों जीना है, कैसे जीना है, और मेरा प्रश्न ये है जो हम जी रहे हैं उसका क्या कार्य क्या है हमारा? क्या लगता है आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रही हूँ प्रश्न 3 तीसरा प्रश्न क्या है? तो एक तो ये है कि क्या जीना क्या है, कैसे जीना है, और दूसरा तो लिखा है। हाँ, ये 2 लिखा है। तो तीसरा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ तीसरा कदाच शायद ये हो सकता है कि हम जी तो रहे हैं, पर इसका मूल्य क्या है, हम जीने मूल्य क्या, क्यों जी रहे हैं, वो लिखा है। ऐसे नहीं सर, अच्छा, इसका मूल्य क्या है, मतलब उसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या है, मतलब क्यों जीना है? क्यों जीना है, कैसे जीना है, और हम जो जी रहे हैं उसका सॉरी एक्चुअली मैं गुजराती में बोलना, गुजराती में बोल। मैं जी रही हूँ कैसे जीना है, और मैं जी रही हूँ उसका दूसरों को लाभ क्या है? हाँ, जो मैं जी रहा हूँ उसका दूसरों को लाभ क्या है? तो मैं जो जी रहा हूँ उसके जीने का पर्पस क्या है? वो क्यों जीना है समझ में आएगा तो वही पर्पस है। क्यों जीना है का मतलब ये है कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, मेरे जीने का मीनिंग क्या है, मेरे जीने की उपयोगिता क्या है, इससे दूसरों को क्या फर्क पड़ता है, और मुझको भी क्या फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन।
हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि संसार क्या है? संसार क्या है? मैं संसार को क्यों समझना चाहता हूँ? जीने के लिए। क्योंकि संसार में ही जीता हूँ और मेरे अनुसार चलता नहीं, तो इसको समझना चाहता हूँ यार ये कैसे चलेगा, तो क्यों जीना है, कैसे जीना है। ये दो क्वेश्चन वो हैं जो हम व्यावहारिक रूप से पूछते हैं। ये दो क्वेश्चन वो हैं जो हम व्यावहारिक रूप में पूछ सकते हैं। यदि कंटेंट में जाएंगे कि क्या समझने से दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो वो इतना ही है, पहले से बोर्ड पे लिखा है। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है, कंटेंट इतना ही है बस। संसार क्या है, मैं क्या हूं, करना क्या है। क्योंकि जो कुछ मैंने किया पिछले 50 सालों में, करने के बाद समझ में आ रहा है यार बहुत तो तेल निकला नहीं। करने के पहले बहुत आकर्षक लगता है, तो फिर अपने मन में आता है कि आखिर करना क्या था, क्या कि ना वो तृप्ति मुझको हो जाए जिसकी मुझको तलाश। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन बोलो भाई। नहीं है तो नहीं बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो। नहीं है आप खड़े। तो खुशी की बात यह है कि 2 क्वेश्चन 80 साल, कितना आसान जिंदगी है। अरे मात्र 2 क्वेश्चन 80 साल आदमी के पास है, तो इसका मतलब है कि टाइम कम है कि ज्यादा है? टाइम बहुत ज्यादा है। और इन 2 प्रश्नों के ऊपर, हाँ जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि अच्छाई और बुराई में क्या डिफरेंस है, और ये कौन डिसाइड करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? ये तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अलग से क्वेश्चन कर रहे हैं? अलग से क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन भी? थर्ड क्वेश्चन, अच्छाई या बुराई को मैं क्यों पहचानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जी रहा हूँ तो उसके अंदर आ गया, उसी में आ गया। ये जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन। तो देखो जो अभी आप बात बोल रहे हो, हम सबका कंसर्न वही है। किसी लेवल तक मैं कोई काम करता हूँ और मेरे घर वाले कहते हैं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, मुझको लगता है मैं ठीक ही कर रहा हूँ। तो कैसे तय हो कि ठीक क्या है गलत क्या है? कौन डिसाइड करता है? हम खुद से डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें खुद के लिए जीना है। हाँ, आप खुद से डिसाइड कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना चाहते थे। तो अभी हम इतना ही कर सकते हैं कि दूसरे की नाम मान के मनमानी करते हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग पिता मानी वाले मॉडल हैं। हम लोग अपने बचपन में अपने पिता की बात को ओवररूल नहीं कर सकते थे, फैमिली की बात को ओवररूल करने का सोच नहीं सकते थे। हमारा पालन पोषण उस परिवेश में हुआ। आप लोग उस परिवेश में आ गए जहां आपको ना कहने की हिम्मत आ गई। हमको ना कहने की हिम्मत अपने बचपन में नहीं थी, ऑप्शन ही नहीं होता था। आपको ना कहने की हिम्मत आ गई, तो इतना ही हुआ कि हम लोग पिता की मान के जी रहे थे, आप अपनी मान के जी रहे हो। ना पिता को पता था ना हमको पता है, इसलिए प्रॉब्लम है कि वही। हाँ, दूसरे की मानने से अपने मानने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, अपना ईगो उसमें टूटता नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि मैं किसकी मानूं, सवाल ये है कि मैं सही मानूं। ये ठीक है? हाँ, वो सही कैसे तय होगा उस पर चर्चा कर सकते, उस पर बात करेंगे। हाँ जी, बढ़िया। और कुछ? कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? क्वेश्चन 2 ही है। 2 क्वेश्चन 80 साल। जिसके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, जिसके पास ये 2 प्रश्न हैं, जिज्ञासा है, उसका नाम विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी का, स्टूडेंट का डेफिनेशन है कि जिसके पास ये 2 क्वेश्चंस हैं। अभी तो हमारे पास हमारे क्वेश्चंस भी नहीं है। अभी ज्यादा फोकस हमारा जिंदगी में क्यों जीना पे है कि कैसे जीना पे है। भैया आप कहाँ हो? हाँ, कहता है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो यहाँ जैसे जीवन विद्या शिविर के माध्यम से सुना कि जगत शाश्वत है, तो जगत शाश्वत क्यों है और जगत को शाश्वत रहना की आवश्यकता क्या है? तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहे हो कि अपनी जिज्ञासा बोल रहे हो? तीसरा मेरे को लगता है कि जगत शाश्वत क्यों है। अब मेरे को तो इतना ही मतलब है कि मेरे को क्यों जीना है। जब जीने की बात आती है तो मैं नेचर के साथ भी जीता हूँ, मानव के साथ भी जीता हूँ। जब नेचर की बात आती है तो नेचर आ कहाँ से गया?
तो जब मैं उसको समझने जाता हूँ तो फिर मेरे को समझना पड़ता है कि ये शाश्वत है या मिथ्या है, क्योंकि मुझको उसके साथ में जीना है। मिथ्या है तो उसके साथ जीने का कोई मतलब नहीं है। यदि सच्चाई है तो मैं उसके साथ जी सकता हूँ। तो मैं जिस वास्तविकता के साथ, जिस रियलिटी के साथ मुझको जीना है, उसकी नेचर समझे बिना मैं उसके साथ नहीं जी सकता। आग की अपनी नेचर है, पानी की अपनी नेचर है, तो मैं आग को, शेर की अपनी नेचर है, तो शेर को समझ के शेर से कितना दूर रहना है, आग को समझ के उसका क्या सदुपयोग करना है। तो मैं जिसके साथ जीना चाहता हूँ उसकी नेचर तो मेरे को समझना होगा, इसलिए मैं समझना चाहता हूँ। जगत को शाश्वत क्यों बनाया गया है? वो जगत जब आएगा तब देखेंगे। अभी के लिए इतना कि समझना मेरी जरूरत है। बनाया नहीं गया, हम बना कुछ नहीं सकते, कोई महापुरुष कुछ नहीं बना सकता, जो है केवल उसको समझ सकता है। कल भी हमने चर्चा किया, जो जड़ संसार को समझते हैं उसका नाम वैज्ञानिक है, जो चैतन्य संसार को समझता है उसको महापुरुष बोल देते हैं। महापुरुष नियम बनाता है कि नियम को समझता है, और वैज्ञानिक भी नियम बनाता है कि नियम को समझता है। दोनों ही नियम को समझते हैं, जड़ नियम को समझता है, चैतन्य नियम को समझता है। आवश्यकता इस बात की है जड़ और चैतन्य दोनों नेचर में है ही है, और दोनों हमको समझ में आ जाए। बढ़िया, कहाँ पहुंचे? तो विद्यार्थी की परिभाषा निकल के आई, क्योंकि इस 2 से ज्यादा क्वेश्चन है नहीं और इससे कम भी है नहीं। तो ये 2 प्रश्न हमारी जिंदगी में है, जिसको ये क्लैरिटी हो, है ना। जैसे मेरे को 24 साल में ये क्लैरिटी आ गई कि जो जैसा मैं जी रहा हूँ ये पर्याप्त नहीं है ना, तो जीने का कोई पर्पस होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग अब दिखाई देते हैं जिनको कम एज में ये क्लैरिटी आ रही है कि जैसा चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा, और जिंदगी कहीं और है, तो जीने का कोई पर्पस होगा। तो जीने का कोई पर्पस होगा, ये अभी मैं पूछ रहा था, ये रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हमारा ज्यादा फोकस क्यों जीना पे है या कैसे जीना पे है? क्यों पे है कि कैसे पे है? कैसे पे है। मकान कैसा होगा, जॉब कैसी होगी, गाड़ी कैसी होगी, वगैरह वगैरह। इसका मतलब है कि क्यों जीना है पता नहीं है, और कैसे जीना है की तैयारी कर ली, तो हमारी हालत कैसी है? सूटकेस लेके निकल गए हैं, पैदा तो हो ही गए हैं, तो सूटकेस लेके निकल गए हैं, कौन सी ट्रेन लेनी है? जिसमें एसी हो। अपने को एसी से मतलब है, ट्रेन कहाँ जा रही है उससे मतलब नहीं है, है ना। तो हम सब एसी वाली ट्रेन में बैठ गए, कहाँ जाएगी? वहीं वहीं गोल गोल घूम रही, है ना। इसका मतलब है यदि क्यों जीने पे क्लैरिटी नहीं है तो कैसे जीने पे आप कुछ भी कर डालो, पूरे संसार की रजिस्ट्री भी आपके नाम कर दी जाए तो भी वहीं गोल गोल घूमोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कल भी हमने चर्चा किया है, सारी धरती की संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में जीने को छू नहीं सकती, ये संसार का नियम। जीना तो दूसरी दुनिया। बढ़िया, आप कुछ कह रहे थे? माइक। हाँ, अभी कैसे जिंदा रहना है आप ये बोल रहे हैं कि सारी दौड़ धूप उसके लिए है ना। क्यों सारी दौड़ धूप उसके लिए है? क्योंकि ये क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि कितना पैसा कमाने से ये हो जाएगा कि अब ये हो गया। जैसे 2 रोटी खाने के बाद पेट में पता चल जाता है कि अब और नहीं खा सकता। हम एक बार में एक पैंट शर्ट ही पहनते हैं, 4 नहीं पहन सकते। तो सब यदि शरीर के साथ जोड़ के देखेंगे तो हमको सारी चीज का लिमिट पता है ना, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन है। लेकिन चूंकि हमारे पास मन वाला पोर्शन क्लियर नहीं है, तो कितना पैसा कमाने से मैं सिक्योर हो जाऊंगा, कितना पैसा कमाने से मेरे को पैसे को लेकर चिंता नहीं रहेगी, इतना पैसा होने से पैसे के मामले में मैं सिक्योर हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। कोई पीएचडी करके ये समझ में आया? ये समझ में नहीं आया, इसलिए हम अनलिमिटेड हो गए, इसलिए उसी में लगे रहना। तो जब तक मेरे को उसकी क्लैरिटी ही नहीं बन रही तो मैं करूंगी क्या? बढ़िया, तो विद्यार्थी परिभाषित हो गया। जिसके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं,
जिसके पास इन 2 प्रश्नों के उत्तर हैं उसका नाम शिक्षक है, उसका नाम माता पिता है। बताइए, इसमें कोई कमी हो तो बताइए। अभी अपने बच्चों को हम क्या चीज में सहयोग दे रहे हैं? अभी अपने बच्चों के हम क्या चीज के माँ बाप हैं? हम उनके शरीर के माँ बाप हैं कि उनके माँ बाप? तो हम अपने बच्चों को क्या चीज में सहयोग दे रहे हैं? जिंदा रहने में सहयोग दे रहे हैं कि जीने में सहयोग दे रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि वो अधूरापन कहाँ पे है। और बार बार एक बच्चा केवल जिंदा रहने का सामान चाहता है कि वो जीने का सामान भी चाहता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय क्वेश्चन पूछता है? एक बच्चा जब पैदा होता है और भाषा सीख लेता है, क्वेश्चनिंग करने लगता है, तो ज्यादा समय वो क्वेश्चन करता है कि ज्यादा समय खाने का सामान मांगता है? क्वेश्चन करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि उसकी ज्ञान की भूख ज्यादा बड़ी है, शरीर की भूख छोटी है। हमने उसकी ज्ञान की भूख को एड्रेस किया कि शरीर की भूख को एड्रेस किया? हमने शरीर की भूख को एड्रेस किया। तो हम सब पूरे माँ बाप हैं कि अधूरे माँ बाप हैं? हम पूरे शिक्षक हैं कि अधूरे शिक्षक? उसी का खालीपन है। किसी जिम्मेदारी को स्वीकारा है, उसको निभाने की योग्यता नहीं है, तो कैसा होगा? और बहुत सारे लोग इस जिम्मेदारी को निभाने के पहले डरे हुए हैं, क्योंकि उनको दिख गया है कि जिम्मेदारी बड़ी है और योग्यता कम है। तो आपके और जिन्होंने बिना समझे शादी की है, अपना लाइसेंस रिन्यू करा लें। एक साल में होगा। तो इसलिए शिक्षक पे क्वेश्चन मार्क है, माता पिता पे क्वेश्चन मार्क है। कैसे पता? जैसे जैसे हम पिछले 40-50 साल की यात्रा हम सबने देखी है, कम और ज्यादा, लगातार शिक्षक का सम्मान बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? माँ बाप का सम्मान बढ़ते जा रहा है कि घटते जा रहा है? इसके लिए बच्चे जिम्मेदार हैं कि हम लोग जिम्मेदार हैं? जोर से बोलो। आप नहीं बोलोगे? इसलिए बच्चों को मुक्त कर दो। कोई बच्चा माँ के पेट से गाली लेके पैदा नहीं हुआ। बच्चा जब भी पैदा हो रहा है वो अपने आप में प्योर है। उसकी जिंदगी में जो इम्प्योरिटीज दी हैं वो आशीर्वाद के रूप में हम सब ने दी हैं। तो हम बड़े लोग बच्चे को कंफ्यूज करने का मैकेनिज्म है। पहले घर में करना शुरू करते हैं, फिर बाकी बचता है उसको स्कूल में ठीक करते हैं, बाकी बच जाता है उसको जॉब में ठीक करते हैं। क्या कर रहे हैं हर जगह? केवल जिंदा रहने के लिए। हमारी पूरी जीवन शैली को देख के उसको लगता है कि बस जिंदा रहना ही जिंदगी। फिर वो धीरे धीरे उसको नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ मजा है। कितने लोगों से सुनने को मिलता है कि मैं कुछ हटके करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ। कितने लोग ऐसा बोलते हुए पाए जाते हैं। वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? तो जो उनको दिख रहा है वो पर्याप्त नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि कैसे हम अपने इस अधूरेपन से मुक्ति पाएं। जहां इसका उत्तर दिया जाता है, जहां इसका उत्तर दिया जाता है उसका नाम विद्यालय है। देखिए, विद्यालय और स्कूल शब्द एक नहीं है। विद्यालय का इंग्लिश ट्रांसलेशन स्कूल नहीं है। विद्यालय का मतलब है जहां जानने का काम होता है, मानना नहीं है, जानना है। जहां जानने का काम होता है उसका नाम विद्यालय है। स्कूल शब्द का ओरिजिन एकदम अलग है ना? उसका जानने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए विद्यालय सही अर्थों में इसलिए विद्यालय को घर हो जाने की आवश्यकता है और घर को विद्यालय हो जाने की आवश्यकता है। और
सभी को ये उत्तर मिल जाए, सभी को ये उत्तर मिल जाए, इसी का नाम समाज, सभी को ये उत्तर मिल भी पाए और उसमें वो जी सकें, इसके लिए जो अनुकूलता बनाने का नाम है, उसी का नाम समाज और व्यवस्था है। सभी को ये उत्तर मिल जाए, ये काम बेसिकली समाज का है, क्योंकि बच्चे हमने आपने पैदा किए, उसमें जी सकें, ये काम व्यवस्था का है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उसके लिए व्यवस्थाएं बना के देना, कोई काम इतना। 2 ही मूल प्रश्न है, तो अभी हमारे पास 2 प्रश्न और 7 दिन। शिक्षक और माता पिता की क्लैरिटी हुई, विद्यार्थी क्या है उसकी क्लैरिटी हुई, घर और विद्यालय का स्वरूप क्या हो उसकी क्लैरिटी हुई, समाज और व्यवस्था का स्वरूप क्या हो उसकी क्लैरिटी हो रही है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।